औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 10th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल साहब की है, उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस में डियर एस्पायरेंट्स हम जो चैप्टर नंबर थर्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसका हमारा 10th लेक्चर है। ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जो कि हमारे पास यून प्याचे ने दी है। ठीक है, तो इसको आज इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉरी, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूँ। तो ये जी हमारे पास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है कि कैसे एक जो चाइल्ड है उसकी जो कॉग्निशन की जो स्टेजेस हैं, कॉग्निशन की जो डेवलपमेंट है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बच्चा जो है ना वो कैसे मूव ऑन करता है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जीन पियाजे जो हैं, योन पियाजे, इनको अगर करेक्ट हम इसको प्रोनाउंसिएशन करें तो इनको योन पियाजे जो है ना वो कहा जाता है। तो इनकी बर्थ हमारे पास हुई है 9 अगस्त 1896 के अंदर, और डेथ इनकी हुई है 16 सितंबर 1980 के अंदर। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसके हवाले उसके बाद ये अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास जीन प्यारे साहब हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है ना वो 1926 के अंदर जो है ना वो दी है। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक चाइल्ड जो है वो डेवलपमेंट की डिफरेंट जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, कैसे उनको वो तय करता है, और कैसे यानी कि कंप्लीट इंसान जो है ना वो बनता है। ठीक है, तो ये जो जीन प्यादे साहब हैं, इन्होंने पीएचडी की है ज़ूलॉजी के अंदर। इस उस वक्त उनकी एज जो थी वो 22 ईयर थी। ठीक है, और उस टाइम पे उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो 3 बच्चे हैं जिनकी एज तकरीबन वो 15 ईयर थी, 15 या 16 ईयर थी, उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है ना वो किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास जीन प्यादे साहब हैं, इन्होंने डिसएग्री किया है किसके ऊपर, कि यानी कि प्रीवियस जितने भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि आइडियाज जो हैं इंसान के, जो यानी कि इंटेलिजेंस है, वो एक फिक्स्ड ट्रेट के ऊपर जो है ना वो बेस करता है। लेकिन ये कहते हैं कि जीन पियाजे साहब जो हैं ये कहते हैं कि इंसान की का जो इंटेलिजेंस है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसके अंदर चेंजिंग आती रहती है, इम्प्रूवमेंट आती रहती है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो बाकी साइकोलॉजिस्ट हैं लाइक जॉन लॉक, तो ये कहते हैं कि इंसान का माइंड जो है ना वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जबकि जो हमारे पास जीन पियाजे साहब हैं, इन्होंने कहा कि चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे साइंसदान होते हैं, उनमें भी सोचने समझने की सलाहियत होती है। वो भी चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, वॉच करते हैं, सीख करते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो बड़े यानी कि जो अडल्ट लोग होते हैं, जो मैन होते हैं, उनकी निस्बत उनका जो थिंक ओवर करने का, लर्न करने का, मेमोराइज़ करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। उसके बाद जी ये जो हमारे पास जीन पियाजे साहब हैं, इन्होंने अल्फ्रेड बीने जो हैं उनके इंस्टीट्यूट के अंदर जो है 1920 के अंदर इन्होंने काम किया। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो फ्रेंच के जो क्वेश्चन हैं, जो टेस्ट थे क्वेश्चन के अंदर,
उनको उन्होंने इंग्लिश में जो है ना वो कन्वर्ट किया, और फिर सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेट जो है ना वो जीन पियाजे उस वक़्त हुए जब उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन किए, और बच्चों ने जब उन क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर दिए तो उसकी वजह से वो ज़्यादा फ़ैसिनेट हुए, ठीक है? जिसकी वजह से फिर उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, और फिर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इंसान की जो डेवलपमेंट होती है, कि जो इंडिविजुअल होता है, एक जो स्टूडेंट होता है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो स्टेप बाय स्टेप होती रहती है, ठीक है? तो आइए जी हम जो टेक्स्ट है उसको हम पढ़ते हैं, मज़ीद इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। Piaget work on cognitive development. Jean Piaget's work on cognitive development in the child is more significant than डू बाय एनी अदर साइकोलॉजिस्ट। तो बाकी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी निस्बत जीन पियाजे ने चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है, चाइल्ड की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो काम किया उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बिसाइड डिस्टिंग्विशिंग फोर मेजर स्टेजेस इन द प्रोसेस, तो बगैर बगैर किसी फ़र्क के उसने क्या किया है, जो डेवलपमेंट है बच्चों की उसको 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। पियाजे आइडेंटिफाइड मैनी सब स्टेजेस विदिन दी 4 मेजर वन्स, तो 4 जो मेजर वन्स हैं उनके अंदर कुछ सब स्टेजेस भी उन्होंने दिए हैं, ठीक है। पियाजे वर्क ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट शैल बी डिस्कस अंडर 2 हेड, तो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको मज़ीद 2 जो हेडिंग्स हैं उनके अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जी देखें की कंसेप्ट पियाजे वर्क आउट हिज 4 स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग की कंसेप्ट, इन फॉलोइंग की कंसेप्ट्स के बेस के ऊपर पियाजे ने 4 जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं वो दी हैं। सबसे पहले हम बेसिकली ये जो टर्म है हमारे पास 4 स्टेजेस और लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्कीमा। Schemas are pattern of knowledge that children exhibit in dealing with object in space. In case of different schemas can be simple, like the pattern of behavior showing by a children in grasping our object with his reach. It is complex in case of adult, they show it when they try to solve an इंट्रिकेट मैथमेटिकल प्रॉब्लम। यानी कि स्कीमा के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ नॉलेज होता है, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं हम इसको, बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद असेमिलेशन आ जाती है जब भी हम जो प्रीवियस हमारे पास नॉलेज होता है, जो प्रीवियस स्कीमा होता है, उसको हम नई सिचुएशन में यूज़ करते हैं, और वो प्रीवियस नॉलेज नई सिचुएशन में यूज़ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, असेमिलेशन कहते हैं, ठीक है। Assimilation take place when the organism uses some object in the environment in the course of its activity. It occurs when the new is down into the old behavior, यानी कि new behavior जो है वो old जो behavior है pattern and become part of child inner organization, यानी कि जो आपके पास previous इंफॉर्मेशन है और जो न्यू बिहेवियर है, उन दोनों जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे का पार्ट बन जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसको क्या कहा जाता है, असेमिलेशन कहा जाता है। असेमिलेशन फॉर एग्जांपल व्हेन समथिंग न्यू इज परसीव्ड दैट रिजेंबल्ड, यानी कि जब कोई चीज़ हम रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, रिजेंबल्ड उसको हम रिसेंबल कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मैच कर देते हैं। ओल्ड चीज़ जो हमारे पास होती है, ओल्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके साथ हम उसको मिक्स कर देते हैं, उसके साथ रिलेट कर देते हैं। ऑलरेडी फ़ैमिलियर ऑब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में आप ऑलरेडी फ़ैमिलियर होते हैं, इट इज़ यूज़्ड वुड बी दी
ओल्ड ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं उनके साथ उसको क्या कर देते हैं, टैली कर देते हैं, मिला देते हैं। इट इज however necessary that the object or event to be assimilated must fit an existing schema। यानी कि assimilation का मतलब ये है कि आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, जो प्रीवियस नॉलेज है, वो जब नई सिचुएशन में फिट आ जाता है, जो नया स्कीम, जो आपके पास पहले से स्कीमा मौजूद होता है, जो नॉलेज आपके पास मौजूद होता है, जो नया नॉलेज होता है, वो अगर उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, असेमिलेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक दिन जो है ना, वो एक छोटा सा बेबी जो है वो अपने मामा के साथ बैठा होता है। तो मामा जो है ना वो बच्चे को कहती है कि वो एक स्पैरो जो है ना वो दीवार के ऊपर बैठी होती है, उसके दो पर होते हैं, उसकी एक चोंच होती है, उसकी एक टेल होती है। तो मामा जो है ना वो बच्चे को कहती है कि मामा जो है बच्चे को कहती है, बेटा वो देखो स्पैरो। ठीक है। अब बच्चे के माइंड में एक स्कीमा बिल्ट हो जाता है, बच्चे के माइंड में एक आइडिया जो है ना वो जनरेट हो जाता है, एक पिक्चर उसके माइंड में बन जाता है कि जिसकी चोंच होती है, दो पंख होती हैं, वो उड़ती है, उसके एक टेल होती है, वो क्या होती है, स्पैरो होती है। ठीक है। नेक्स्ट डे जो है ना वो सॉरी, वो बर्ड होती है। ठीक है। यानी कि जो चीज, जिसकी चूंच होती है, जिसके पर होते हैं, एक टेल होती है जो उड़ती है, वो क्या होता है, बर्ड होता है। ठीक है। यानी कि ये एक स्कीमा बच्चे के माइंड के अंदर बिल्ट हो गया है, एक यूनिट ऑफ नॉलेज जो है ना बच्चे के माइंड के अंदर बैठ गया है कि जो उड़ती है, जिसकी एक चूंच होती है, एक टेल होती है, दो पर होते हैं, वो क्या होता है, बर्ड होता है। ठीक है। अब दूसरे दिन यानी कि एक जो पैरेट होता है वो आके वॉल के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है। तो बच्चा जो है ना वो देखते ही उसको मामा को कहता है कि मामा वो देखो बर्ड। ठीक है। अब देखें, हालांकि जो यानी कि पहले उसने स्पैरो देखी थी और अब पैरट देख रहा है, दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन उसने जस्ट जो प्रीवियस स्कीमा था उसी के बेस पे मामा को कहा कि मैं मामा वे देखो बर्ड है। ठीक है। यानी कि उसने स्पैरो और जो पैरट है उसमें डिफरेंस नहीं किया, उसने सेम चीज देखी है कि इसकी चूंच है, इसके दो पंख हैं और इसकी एक टेल है और ये उड़ता है, तो इसलिए ये भी क्या है, बर्ड है। ठीक है। अकोमोडेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है, बच्चे के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है, वो नई सिचुएशन में फिट नहीं आती, बल्कि उसको वो अकोमोडेट करता है, उसको वो एडजस्ट करता है, उसको वो चेंज करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है। अब थर्ड डे अगर देखें तो इसमें बच्चा जो है वो मामा के साथ खेल रहा होता है, तो एक कौवा जो है ना वो आकर बैठ जाता है। तो मामा जो है ना, बेबी जो है ना वो मामा को कहता है कि मामा वो देखो बर्ड। ठीक है। चलिए, कौवे की एग्जांपल हम नहीं लेते, हम एरोप्लेन की ले लेते हैं। तो एरोप्लेन उड़ते हुए जो है वो गुजरता है, तो बेबी जो है ना उसको देख कर कहता है कि मामा वे वो देखो बर्ड उड़ रहा है। ठीक है। तो मामा जो है वो बच्चे को बताती है कि बेटा ये बर्ड नहीं है, इसको हम एरोप्लेन कहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि इसके भी पंख हैं, इसकी भी एक टेल है, तो ये भी उड़ रहा है। तो बच्चे के माइंड में यही था कि ये असेमिलेशन हो इससे बन सकता है। तो हालांकि मामा ने कहा कि बेटा ये जो है ना वो एरोप्लेन है, ये यानी कि बेजान चीज़ है और इसमें पायलट वगैरह बैठता है, तो इस वजह से ये जो है ना वो कि कोई पर्सन इसको फ्लाई करता है, उड़ाता है, तो ये बर्ड नहीं है, इसको हम एरोप्लेन कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुसाफिर हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से बच्चे के माइंड के अंदर जो है ना वो एक नया स्कीमा जो है ना वो बिल्ट हो गया है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को उसने यूज़ नहीं किया, उसने जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर जो नई इंफॉर्मेशन उसको मॉडिफाई किया है, उसने एडजस्ट किया है कि जो उड़ता है और उसके अंदर
जो है ना वो बहुत से लोग बैठते हैं और ट्रैवल करते हैं, और उसको एक इंसान जो है, एक जो पायलट है वो उसको उड़ाता है। तो वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एरोप्लेन कहते हैं, ठीक है। तो ये अकोमोडेशन होता है, ठीक है। इसमें ये है कि अकोमोडेशन रेफर टू एडजस्टिंग दी ओल्ड पैटर्न टू अकाउंट फॉर द न्यू वन, यानी कि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है उसमें उसको आप एडजस्ट करते हैं नई सिचुएशन के। हैंस न्यू एक्टिविटीज आर एडेड टू द इन्फेंट प्रीवियसली लर्नड पैटर्न एंड दीज आर मॉडिफाइड टू द accommodate them, यानी कि आपको जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है उसको अकोमोडेट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है। पियाजे से दैट व्हेन द ऑर्गेनिज्म फेल टू हैंडल द न्यू सिचुएशन with the help of the previous learned pattern of behavior, same sort of in equilibrium or imbalance is created। यानी कि प्याजे कहता है कि जब आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस बिहेवियर को जब आप जो है ना वो उसको ये नई सिचुएशन में वो फिट नहीं आता, तो वो डिस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो जाती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पैदा हो जाती है, ठीक है। इम्बैलेंस की सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो जाती है, ठीक है। However, the individual try to reduce the imbalance, such imbalance। तो फिर जो एक इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, जो इम्बैलेंस होता है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। He does so by focusing his attention on the stimulus that has caused the imbalance, यानी कि वो स्टिमुलस को सर्च आउट करता है जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो ही डेवलप्स न्यू स्कीमा और अडॉप्ट ओल्ड वन, वो न्यू स्कीमा को डेवलप करता है या फिर जो ओल्ड स्कीमा होता है उसको अडॉप्ट करता है, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तक वो नहीं पहुंचता। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो बैलेंस हासिल कर लेता है, तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास ये जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसका एक छोटा सा चार्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जी जीन पियाजे साहब ने 4 जो स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उसको इंशाल्लाह हम रीड आउट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आती है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा अपने जो सेंसेस हैं, अपने जो 5 सेंसेस हैं उनकी मदद से नॉलेज को इन्हांस करता है, मैनिपुलेट करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, मेमोराइज करता है, चीज़ों को लर्न करता है, ठीक है। इसमें बच्चे की जो एज होती है बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होती है, यानी कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक की जो एज होती है इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यानी कि बच्चा अपने जो सेंसेस हैं, अपने जो हैंड हैं, अपनी जो आइज हैं, अपनी जो ईयर है, उससे नॉलेज को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। बीइंग टू मेक यूज ऑफ इमिटेशन, इसमें बच्चा इमिटेशन करता है, यानी कॉपी करता है, मेमोराइज करता है चीज़ों को। एंड थॉट बीइंग टू बी रिकॉग्नाइज दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट causes टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर हिडन, यानी कि जब जो भी चीज़ उसके सामने अगर नज़र आ रही है तो वो कहता है वो चीज़ मौजूद है, अगर उसकी नज़र से ओझल कर दी जाए तो वो कहता है कि इस चीज़ का वजूद नहीं है। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बात कर रहा है। मूव फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन टू गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, यानी कि इसमें रिफ्लेक्स जो एक्शन होते हैं वो किए जाते हैं और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं। तो सेकंड नंबर पे जी जो स्टेज है हमारे पास वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है, ठीक है। मूव फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन टू गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज, यानी कि इसमें बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है,
इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा एनिमिज्म करता है, ठीक है। तो इसमें यानी कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो सिंबॉलिकली चीज़ों को वो लेना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, इस लेवल पे बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू थिंक इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि बच्चा चीज़ों के बारे में सिंबॉलिकली लर्न करना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा है कि इस लेवल पे जब बच्चे की एज 7 साल हो जाती है, तो बच्चे को अगर किसी भी पिक्चर के ऊपर आप हैंड रखें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये बच्चे को चीज़ों के बारे में उनकी पिक्टोरियल फॉर्म जो है ना वो बच्चे के माइंड में रह जाती है। हालाँकि बच्चा जो है ना वो जो स्पेलिंग लिखी होती है उनके बारे में बच्चे को पता नहीं होता, ठीक है? जस्ट बच्चे के माइंड में एक स्केच, एक फॉर्मेट, एक पिक्चर जो है ना वो बन जाती है। एबल टू थिंक थिन ऑपरेशन थ्रो लॉजिकली इन वन डायरेक्शन, यानी कि बच्चा इसमें लॉजिकली चीज़ों के बारे में जो है ना एक ही डायरेक्शन के बारे में, यानी किसी भी चीज़ के एक एस्पेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देता है। हैज़ डिफिकल्टी सीइंग अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें बच्चे का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है बजाय के दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को। उसके बाद ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हमारे पास आ जाता है। एबल टू सॉल्व कंक्रीट, यानी कि हैंड ऑन प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, यानी कि इसमें बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो अपने हैंड से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बिकॉम मोर सेंसिटिफिक इन थिंकिंग, यानी कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है मोर सेंसिटिफिक होती है, सिस्टमैटिक हो जाती है। डेवलप कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज एंड आइडेंटिटी, तो बच्चा क्या करता है अपने जो सोशल इश्यूज हैं वो डेवलप कर लेता है और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और फिर अपनी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर बच्चा फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ये जो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इसके बारे में मज़ीद हम बात करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज आ जाता है, जिसमें हमारे पास बच्चा अपने हवास की मदद से और जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनकी मदद से बच्चा जो है ना वो नॉलेज हासिल करता है, ठीक है। इन्वॉल्व सेंस एंड मोटर एक्टिविटीज़, दिस इज द फर्स्ट Piagetian stage, इट लेटेस्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर ऑफ एज, यानी कि ये बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होती है। इन दिस स्टेज इन्फेंट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा अपने जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो चीज़ों को वो वॉच करके अपने हैंड की मदद से, अपने आइज़ की मदद से, अपने ईयर की मदद से जो चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करता है, जो नॉलेज हासिल करता है, जो भी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करता है, उसको वो क्या करता है, सेंसरी एक्सपीरियंस कहता है। सच एज़ सीइंग एंड हियरिंग विद देयर मोटर एक्शन, यानी कि अपनी जो मोटर एक्शन की मदद से जो वो वॉचिंग करता है, सीइंग करता है, हियरिंग करता है या फिर मूव करता है या फिर टच या टेस्ट करता है। हैंस द टर्म सेंसरी मोटर, तो ये जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यानी कि इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस को यूज करके नॉलेज को हासिल करता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है, सेकंड जो हेडिंग है वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है। Object permanency, in the early period of this stage, children behave as if objects that have disappeared from view have keys to exist, यानी कि इस मरले के इब्तदाई दौर में बच्चे ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे नजरों से ओझल चीजों का वजूद खत्म हो गया हो। यानी कि जो अगर बच्चे को एक कोई टॉय या कोई चीज बच्चे के सामने है तो वो कहता है कि वो एग्जिस्ट करती है, उसका एक वजूद है, ठीक है। जब वो उससे छुपा ली जाए तो वो कहता है कि वो चीज़ कोई मौजूद नहीं थी, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी के ऊपर वो फोकस करता है, जो चीज़ उसे नज़र आ रही है उसी के ऊपर वो रिलाई करता है, ठीक है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो चीज़
आंख से ओझल, पहाड़ से ओझल वाली बात है। Might be said to characterize the view of the infant. For example, Piaget tell that an infant of 5 to 8 months of age will lose interest and turn away of a cloth be threw over the object before his hand reach it. At a slightly older age, he is capable of seeking an object behind a screen. ठीक है। तो जैसे नजरों से ओझल हो जाते थे, नजर से बाहर दिमाग से बाहर को शीर खार के नजरिए को बताते हैं कि 5 से 8 माह के बच्चे की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी इसके हाथ तक पहुंचने से पहले। प्याजे खसूसियत के लिए कहा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर किसी चीज पर कपड़ा फेंक दिया जाए या कदरे बड़ी उम्र में वो पर्दे के पीछे। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सेल्फ एंड वर्ल्ड, खुद और दुनिया। अकॉर्डिंग टू प्याजे द यंग इन्फेंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। तो जो एक यंग होता है, एक जो इंडिविजुअल होता है, प्याजे के अकॉर्डिंग वो खुद में और दुनिया में डिफरेंस नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट हिज थॉट आर क्योटिक, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल। कि उसके जो यानी कि ख्यालात होते हैं वो अफरा तफरी, गैर मुनज़्ज़म और गैर मुतवक्के होते हैं। ठीक है। दिस इज what the mental level of a newborn is like. Gradually he realized that there is a difference or boundary between oneself and the surrounding environment. तो इस वजह से वो समझता है कि मेरे जो एहसासात हैं और जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा या बेहद तक इसके अंदर फ़र्क मौजूद है। ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज थी, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये स्टार्ट होती है 2 ईयर से लेकर 7 ईयर तक। ठीक है। इन दिस Piagetin stage it lasts from 2 year to 7 year of age, यानी 2 से 7 साल तक होती है अर्ली चाइल्ड हुड। द स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं या टोडलर भी हम।